अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं खलील फरहत और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। हज सीजन 2024 के लिए सऊदी हुकूमत ने जारी की सख्त हिदायत। कहा, बगैर इजाजत हज करने वालों को कम से कम 6 माह की जेल और 50,000 रियाल का लगाया जाएगा जुर्माना। अल जज़ीरा टीवी चैनल ने अपनी रिपोर्ट्स में इसराइल और हमास के दरमियान डील होने का किया दावा। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने भी बता दी तारीख। कहा, 4 मार्च को हो जाएगी जंगबंदी। अफ्रीकी मुल्क बुर्किना फासो में एक चर्च पर हमले के बाद मस्जिद में भी नमाज फजर के औकात में किया गया बुज़दिलाना हमला। फायरिंग में 15 नमाजी जाँ बहक, मुतादिद हुए जख्मी। मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने सख्त अल्फाज में दिया बयान। मस्जिद पर बात करेंगे, ऐसा कहने वालों से कहा, मस्जिद क्या तुम्हारे बाप की जायदाद है। राजस्थान के एक स्कूल से 3 मुस्लिम टीचरों को लव जिहाद का इल्जाम लगाकर कर दिया गया था सस्पेंड। स्कूल के बच्चों ने धरना देते हुए टीचरों की वापसी का कर दिया जज्बाती मुतालबा। वीडियोस हुए वायरल। और हिजाब पहनने को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तालिबा ने पूछा राहुल गांधी से सवाल, तो कांग्रेस लीडर ने कहा, क्या पहनना है ये खातून का हक है, इस मामले में किसी को नहीं देना चाहिए दखल। ये थी हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सऊदी अरब ने ज़ायरीन और रिहायशियों को खबरदार किया है कि वो आइंदा हज सीजन 2024 में ज़रूरी इजाज़तनामा हासिल किए बगैर शिरकत न करें। अरब मीडिया के मुताबिक बगैर इजाज़तनामे के हज करना गैर कानूनी अमल है, जिसकी सज़ा रिहायशियों और गैर मुल्कियों के लिए क़ैद के साथ 50,000 रियाल तक जुर्माना हो सकती है। सऊदी हुकूमत की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब तारकीन वतन को 6 माह की जेल हो सकती है और सज़ा मुकम्मल होने पर 10 साल के लिए मुल्क बदर उन्हें कर दिया जाएगा। मज़ीद बरा इस कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों की मीडिया चैनल्स पर तशहीर भी की जाएगी। अलजायर यानी अल्जीरिया में दुनिया की तीसरी और अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद का इफ्तिताह कर दिया गया है। अलजायर के सदर अब्दुल मजीद तबून ने अलजायर की जामा मस्जिद का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक इस मस्जिद को पहली मरतबा अक्टूबर 2020 में नमाजियों के लिए खोला गया था, लेकिन सदर अब्दुल मजीद तबून उस वक्त कोरोना में मुब्तला होने की वजह से शिरकत नहीं कर सके थे। इस वसी व अरीज़ मस्जिद में 1,20,000 नमाजियों की गुंजाइश है। इस खूबसूरत मस्जिद की ख़ास बात यह भी है कि इसमें दुनिया का बुलंद तरीन मीनार भी मौजूद है, जिसकी ऊंचाई 266 मीटर है। मीनार में लिफ्ट्स और देखने के लिए एक प्लेटफॉर्म नस्ब है, जहां से दारुल हुकूमत और खलीज अलजायर का नज़ारा किया जा सकता है। मकामी तौर पर जामे अलजायर के नाम से मारूफ ये जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर तकरीबन 70 एकड़ तक फैला हुआ है। ताहम ये रकबा सऊदी अरब में मुक़द्दस तरीन मकामात मक्का और मदीना मुनव्वरा के मसाजिद से कम है। इसराइल ने फ़लस्तीन के 400 कैदियों को रिहा करने पर रजामंदी जाहिर की है। इस बात का दावा कतर के अल जज़ीरा टीवी चैनल ने अपनी रिपोर्ट में किया है। इरना की रिपोर्ट के मुताबिक इन ज़राए ने अपना नाम खुफिया रखे जाने की शर्त पर कतर के अल जज़ीरा टीवी चैनल से बातचीत में कहा कि फ़लस्तीन के रिहा किए जाने वाले कैदियों में कुछ ऐसे नाम भी शामिल हैं जिनकी सज़ाएँ ज़्यादा बड़ी रही हैं, जबकि 400 फ़लस्तीनियों की रिहाई के एवज़ 40 सियोनी ख़वातीन व बुज़ुर्ग कैदियों को रिहा किया जाएगा। इससे कबल अल अरबिया टीवी चैनल ने रिपोर्ट दी थी कि दोहा में कतर, मिस्र और अमेरिका की सहूलतकारी से इजरायली हुकूमत के नुमाइंदा वफ़द और हमास के नुमाइंदों के दरमियान गज़ा में जंगबंदी के बारे में मज़ाकरात होंगे। सियोनी ज़राए ने रिपोर्ट दी है कि इन मज़ाकरात में ऐसे कैदियों के नामों की फहरिस्त का तबादला भी होगा जिन्हें रिहा किए जाने से इत्तफाक किया गया है, जबकि सीज़ फायर और गज़ा के नॉर्थ में फ़लस्तीनियों की वापसी के बारे में भी बातचीत होगी।
ادھر حماس اسرائیل جنگ کے حوالے سے اچھی خبر آنے کی بات اب خود امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی کر دی ہے۔ صدر جو بائیڈن نے امید ظاہر کی ہے کہ اگلے ہفتے تک حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی ہو جائے گی۔ امریکی صدر سے پہلے امریکی نیشنل ایڈوائزر جیک سلوان بھی تقریباً یہی بات کر چکے ہیں، مگر اب امریکی صدر نے خود یہ بات کہہ ڈالی ہے۔ امریکی صدر نے اس سلسلے میں جنگ بندی شروع ہونے کی تاریخ یعنی 4 مارچ بھی بتا دی ہے، جس سے صاف لگتا ہے کہ دونوں اطراف شرائط کے بارے میں قبولیت ہو چکی ہے۔ Well, I hope by the beginning of the weekend. I mean, the end of the weekend. At least my national security advisor tells me that we're close. We're close. It's not done yet. And my hope is by next Monday we'll have a ceasefire. فلسطین کے وزیر اعظم محمد اشتیاء نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ محمد اشتیاء نے مقبوضہ دریائے اردن کے مغربی کنارے کے شہر رام اللہ میں ہفتہ وار حکومتی اجلاس سے خطاب کیا۔ خطاب میں انہوں نے فلسطین کے صدر محمود عباس کو استعفیٰ پیش کرنے کا ذکر کیا اور کہا کہ انہوں نے منگل کے روز زبانی شکل میں بھی صدر عباس کو استعفے کے فیصلے سے آگاہ کیا تھا۔ اشتیاء نے کہا ہے کہ غزہ کی پٹی میں حالات کے حوالے سے آئندہ حکومت میں اصلاحات کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک فلسطین حکومت قائم نہیں ہو جاتی ہے تب تک اسرائیل کے خلاف جدوجہد جاری رکھی جائے گی۔ کھانے پینے کی ضروری اشیاء اور دوائیوں کی شدید کمی کے شکار اہل غزہ کے لیے جارڈن نے فضا سے امداد کرائی ہے۔ الجزیرہ کے مطابق اردن کی فضائیہ نے غزہ کی پٹی میں طیارے کے ذریعے فضا سے امدادی سامان گرایا ہے۔ محصور ساحلی انکلیو میں لاکھوں فلسطینیوں کو انتہائی ضروری امداد پہنچانے کے لیے یہ اب تک کی سب سے بڑی فضائی کارروائی ہے۔ جارڈن کی فوج کے ترجمان مصطفیٰ حیاری نے کہا ہے کہ آپریشن میں 4 130C پلینز تعینات کیے گئے، جن میں ایک فرانسیسی ایئر فورس کا جہاز تھا۔ حیاری نے مزید کہا کہ امداد کو غزہ کے ساحل کے ساتھ ساتھ 11 مقامات پر اس کے شمالی کنارے سے جنوب کی طرف عام شہریوں کے لیے جمع کیا گیا تھا۔ غزہ میں اردنی فوج کے زیر انتظام اسپتالوں میں پچھلی فضائی کھیپ پیراشوٹ کے ذریعے دوائیں اور انتہائی ضروری انسانی امداد بھیجے گئے تھے۔ في مساعدات الآن بتطلع من الجو، الناس كلها تجتمع على شاطئ الطويلية، لسه جايبين جنب مساعدات. أيوة رجعت هي كمان نازلة الآن في الجو. فلسطین کے نہتے اور مظلوم عوام کی حمایت میں ایک بار پھر دنیا کے مختلف ملکوں میں مظاہرے ہوئے ہیں۔ فلسطینی عوام کی حمایت میں ہونے والے مظاہروں کے تسلسل میں اسپین، برٹین، سویڈن، ہالینڈ اور متعدد امریکی شہریوں میں بھی عوام نے سڑکوں پر نکل کر غزہ میں نسل کش اسرائیل حکومت کی حمایت کرنے والے امریکہ کی بھی مذمت کی۔ To pay homage to our brother, and with such an impactful form of resistance, and
اسرائیل کی جانب سے غزہ میں ہونے والے بدترین مظالم کے خلاف احتجاجاً خودسوزی کرنے والا امریکی فضائیہ کا ایئر مین 25 سالہ اہلکار آرون بشنیل دم توڑ گیا۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق امریکہ میں اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے اتوار کی رات امریکی فوجی نے غزہ میں اسرائیلی فوج کے جنگی جرائم میں شہریوں کے قتل عام اور نسل کشی کے خلاف خودسوزی کی تھی۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ امریکی فوجی اس موقع پر فلسطین آزاد کرو کے نعرے بھی لگاتا رہا اور یہ بھی کہہ رہا تھا کہ وہ نسل کشی کے اقدام میں مزید شریک نہیں ہو سکتا۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ امریکی فوجی نے غزہ میں اسرائیل کی بڑھتی ہوئی جارحیت کے خلاف احتجاجاً فری پیلسٹائن کے نعرے لگاتے ہوئے خود کو آگ لگائی۔ امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے یمن میں 8 مقامات پر حوثیوں کے 18 ٹھکانوں کو فضائی حملوں میں نشانہ بنایا گیا ہے۔ یمن پر تازہ حملوں پر رد عمل دیتے ہوئے ایران نے امریکی و برطانوی حملوں کو یمن کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ ناصر کنعانی کا کہنا تھا کہ امریکہ اور برطانیہ نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ وہ جنگی جرائم اور نسل کشی کرنے والے اسرائیل کے حمایتی ہیں۔ افریقی ملک برکینا فاسو میں باغیوں کی جانب سے عبادت گاہوں اور مذہبی رہنماؤں پر حملے تیز ہوتے جا رہے ہیں۔ ملک کے نتیا بوانی قصبے کی ایک مسجد کے اندر ایسے ہی بزدلانہ حملے میں درجنوں نمازی ہلاک ہو گئے۔ افریقی ملک برکینا فاسو میں حکام کا کہنا ہے کہ ایک مسجد میں فجر کی نماز کے وقت درجنوں افراد کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ جس دن مسجد پر یہ حملہ ہوا اسی روز ایک چرچ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ مسجد کے اندر فائرنگ کا واقعہ فجر کی نماز کے دوران ہوا، جہاں بندوق برداروں نے نتیا بوانی قصبے میں مسجد کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ مقامی میڈیا کی اطلاعات کے مطابق موٹر سائیکلز پر سوار مشین گنوں سے لیس سینکڑوں عسکریت پسندوں نے اس حملے کو انجام دیا۔ وہیں برکینا فاسو کے ہی صوبے اوٹلان کے ایک گاؤں میں واقع کیتھولک چرچ پر دہشت گردوں نے حملہ کرتے ہوئے 15 افراد کو ہلاک کیا تھا۔ بلیٹن میں خبروں کا سلسلہ لگاتار یوں ہی جاری رہے گا۔ فی الحال رکتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے۔ بریک کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں مزید اہم خبریں۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور حیدرآباد کے ایم پی اسد الدین اویسی نے مساجد کے تحفظ کو لے کر سخت الفاظ میں کہا ہے کہ ایک مسجد کھو چکے ہیں لیکن اب دوسری مسجد نہیں گنوائیں گے۔ اسد الدین اویسی نے مسجد پر بات کریں گے ایسا کہنے والوں سے کہا کہ مسجد کیا تمہارے باپ کی جائیداد ہے؟ اپنے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ پر انہوں نے شیئر کیے اپنے ویڈیو میں کہا کہ تم اپنے گھروں کا سودا کر لو لیکن مسجد اللہ کا گھر ہے اور اس پر کوئی سودا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے آسام میں مسلم میرج ایکٹ ختم کیے جانے پر سوال کھڑا کرتے ہوئے کہا کہ یہ مذہب کے خلاف قدم ہے۔ آسام میں بی جے پی حکومت نے مسلم شادی ایکٹ کو ختم کر دیا۔ پہلے شادی کا رجسٹریشن قاضی یا میرج رجسٹرار کے ذریعے کیا جاتا تھا اور لوگوں کو شادی کا سرٹیفکیٹ ملتا تھا، اب انہوں نے اسے ہٹا دیا ہے۔ ایک مسجد کھو دیا اب اور کوئی مسجد نہیں کھوئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تم اپنی بات کرو، اللہ کے گھر کی بات کرنے کی تم کو اجازت نہیں ہے۔ وقت کے فرعون سے بھی یہ حال ہوگا، یاد رکھو انشاءاللہ۔ اور یہ ہماری صفوں میں یہ بی جے پی آر ایس ایس ان لوگوں کو تیار کر رہی ہے۔ نہیں سی ڈبل اے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ارے تمہارے کو سی ڈبل اے کی سی نہیں آتی، تمہارے کو سی ڈبل اے کا فل فارم نہیں معلوم، تم کو این آر سی این پی آر نہیں معلوم۔ نہیں مسجد پہ بات چیت ہوں گی، کیوں؟ مسجد تمہاری باپ کی جائیداد ہے۔ تم کو شریعت نہیں معلوم، تم کو کچھ نہیں معلوم، اور بی جے پی ایسے لوگوں کو تیار کر رہی جن کو نہ شریعت سے کوئی واسطہ، جن کو نہ قرآن اور سنت سے کوئی واسطہ، نہ سمجھ ان کو۔ نہیں کچھ نہیں ہوتا، مسجد پہ بات چیت کرنی چاہیے۔ ارے اپنا گھر کا سودا تم کر لو، مگر یہ اللہ کا گھر ہے، اس پہ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک مسجد کھو دیا اب اور کوئی مسجد نہیں کھوئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تم اپنی بات کرو،
अल्लाह के घर की बात करने की तुमको इजाजत नहीं है। तुम अपना ईमान बेचना चाहते हो, बेचो तुम, मगर अल्लाह का घर है ये। तुमको कोई हक नहीं दिया कि कोई किसी मस्जिद के बारे में बात कर सके। और हमारी जिम्मेदारी है, हम मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि हम मस्जिद को आबाद रखें। कौन कह रहा है? अल्लाह किससे कह रहा है कि मस्जिदों को आबाद रखो? हमसे कह रहा है कि तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हो, तुम अल्लाह पर यकीन करते हो कि अल्लाह तुम्हारा रब है, तुम आखिरत पर यकीन करने वाले हो और तुम किसी से नहीं डरते सिवा अल्लाह के, तो मस्जिदों को आबाद रखो। मेरे भाई, मस्जिदों को आबाद रखिए। मैं बार बार कह रहा हूं, ये हमारे मुखालिफीन मजलिस ये कहते हैं कि असदुद्दीन जज्बात में लाने के लिए कह रहा है, वोट हासिल करने के लिए कह रहा है। मेरे दिल का हाल तो अल्लाह जानता है। मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं और देखते जा रहे आप एक के बाद एक कैसे कैसी बातें की जा रही। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, करना है। अब आप देखिए आसाम में कानून बना दिए वहां पर बीजेपी वाले। क्या कानून बनाए कि मुसलमानों की शादी का जो एक्ट है 90 साल पुराना कानून निकाल दिए। और क्या बोल रहे बीजेपी वाले कि हमारी शादी होना स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत। खुतबा कौन पढ़ेगा फिर निकाह में? और फिर महर कौन देगा दुल्हन को? यानी अब आसाम में अगर मुसलमान शादी करेंगे कानून के लिहाज से, तो ना काजी साहब रहेंगे खुतबा के लिए, ना दुल्हन को महर मिलेगा। तो फिर ये तो इस्लाम का बहुत बड़ा रुकन है, ये महर देना दुल्हन को। वहां पर बीजेपी की हुकूमत ने ये वो कानून को बंद कर दिया और कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अच्छा, स्पेशल मैरिज एक्ट में उसमें जो अगर स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी होती तो जायदाद का बंटवारा पर्सनल लॉ के तहत नहीं होगा मुसलमानों का। हमसे शरीयत को छीनना चाहते हैं। महर तो गायब हो गया, तो महर मुअज्जल देना पड़ता। अगर फौरन दे रहे तो दे दो, ये दिए, बाद में दे रहे तो वो भी लिखना पड़ता। गायब हो गया, निकाल दिया बीजेपी ने वहां पर। तो मुस्लिम महिलाओं से बड़ी मोहब्बत मित्रों को, वजीर आजम को, मेरी बहन है, अरे फिर बहन को महर नहीं मिलना। आसाम की हुकूमत ने कानून पास किया और आसाम में 51% मुसलमान टॉप के 20% गरीबों में आते। 51% मुसलमान। और गैर मुस्लिम कितने आते? 1/3 खाली। और गरीबी की वजह से शादी होती। और फिर गवर्नमेंट का डेटा ये बोलता है कि 12 लाख बच्चों की शादी हुई। कितने मुसलमान हैं उसमें? सिर्फ 11% हैं। 84%। राजस्थान में एक सरकारी स्कूल से 3 मुस्लिम टीचरों को मुबैना लव जिहाद का इल्ज़ाम लगाकर सस्पेंड कर दिया गया, जिसके खिलाफ स्कूल के बच्चों ने इंतहाई बहादुरी का मुजाहरा करते हुए एहतजाज किया। ये मामला राजस्थान के ज़िला कोटा के खजूरी गांव का है। इन बच्चों ने अपने टीचरों से वालिहाना मोहब्बत का इजहार करते हुए न सिर्फ एहतजाज किया बल्कि धरना देते हुए दावा किया कि इन मुस्लिम टीचरों को लव जिहाद के इल्ज़ाम में जानबूझकर फंसाया गया है। हमारे सर पे जो आरोप लगाए गए वो सब झूठे हैं। हमारे नमाज पढ़ाई जाती है, ना ये सब कुछ होता है। और हमें वही हिंदू और मुस्लिम दोनों में बच्चों को साथ ही बैठते हैं, साथ ही खाते हैं, साथ ही खेलते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता हमारे स्कूल में। जितने भी आरोप लगाए गए सब झूठे आरोप है हमारे सर के ऊपर। ठीक है, अभी आपको किसने भेजा यहाँ पे? और ना हम स्कूल में गए भी नहीं था, इसका नाम ही नहीं आना चाहिए। भेजा हम हमारी मर्जी से आए, स्कूल तक भी नहीं गए हम। और पुलिस से भी पूछ सकते कि पुलिस भी स्कूल में मौजूद क्या? ठीक है, अब इसका निराकरण आपके और हमारी बात करने से हो जाएगा क्या? आप लोगों को प्रक्रिया का पता नहीं है, मैं बता देता हूँ। सरकार की हर चीज की एक प्रक्रिया होती है ना। इल्जाम लगना कोई नई बात नहीं है, कभी किसी पे लगते रहते हैं, लेकिन उसकी जांच होती है। मेरी बात सुनो, उसकी जांच होती है। जांच करने के बाद अगर वो इल्जाम सही होते हैं
तो उस पर कार्रवाई होती है। खुद बच्चे तो बोल अभी रहे हैं, आप तब सही नहीं है। देखो, मतलब ऐसा है, बोलने में तो हम भी चौराहे पे जाके कुछ बोल सकते हैं, लेकिन जांच अधिकारी को जब पता लगता है तभी होता है। हिजाब पहनने को लेकर कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक गर्ल स्टूडेंट ने राहुल से सवाल पूछा कि अगर आप पीएम बनेंगे तो हिजाब पर आपका क्या नजरिया होगा। इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि जो खातून पहनना चाहती हैं ये उनकी पसंद है, इस पर किसी को रोक नहीं लगानी चाहिए। जो खातून पहनना चाहती हैं पहन सकती हैं, ये उनका हक है। इस मामले में किसी को दखल नहीं देना चाहिए। We are well aware of the ongoing hijab issue. सर, अगर आप सत्ता में आएंगे, अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो आपका क्या नजरिया होगा कि एक औरत अबाया और हिजाब पहनकर फ्री नहीं फील करती है? क्या अबाया और हिजाब उतार? देखिए, मेरी व्यू है कि जो महिला पहनना चाहती है वो उसके ऊपर है। अगर वो अबाया पहनना चाहती है, कुछ और पहनना चाहती है, वो उसका बिजनेस है, उसका काम है, उसको अलाउ करना चाहिए। मेरी तो ये राय है। What you wear is your responsibility and your decision. I don't think anybody else should be deciding. कांग्रेस की खातून तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेते ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया कि मोदी सरकार ने बताया है कि हिंदुस्तान में सिर्फ 7 करोड़ लोग ही गरीब हैं। इसी पर सुप्रिया श्रीनेते ने कई ग्राफ्स और सबूत बताते हुए शदीद तनकीद की। इस आंकड़े के बाद सरकार किस मुंह से कह सकती है कि 5% गरीब है, और साक्ष्य एक के बाद एक उसकी पुष्टि करते हैं। चलिए आपकी बात मान लेते हैं, 5% लोग ही गरीब रह गए। 140 करोड़ की जनता में 5% गरीब मतलब 7 करोड़ लोग। आपको 7 करोड़ लोग अगर गरीब हैं तो 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन इसलिए देना पड़ रहा है कि अगर आप ना दीजिए तो वो भूखमरी से मर जाएंगे। ये असलियत है और ये असलियत सरकार जानती है। आज अगर 5% ही लोग गरीब हैं, अगर 7 करोड़ ही गरीब हैं, तो 35 करोड़ लोगों के पास आवागमन का कोई साधन क्यों नहीं है? न कार है, न गाड़ी है, न 2 पहिया वाहन है, न साइकिल है। 35 करोड़ लोगों के पास ऐसा कैसे है? और एक आंकड़ा आपकी जानकारी के लिए बता देती हूं। यूपीए के शासनकाल के दौरान 2 पहिया वाहन की जो सेल होती है, जो बिक्री होती है, उसकी वृद्धि की दर 9% थी। और 2 पहिया वाहन कौन खरीदता है? मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, गांव देहात के लोग। 9% ग्रोथ रेट थी, वो 0.7% है इस सरकार की औसतन। 2 पहिया वाहन या साबुन, मंजन, तेल, इस तरह की जो एफएमसीजी की वस्तु होती है, उसमें जो बिक्री में गिरावट आई है रूरल एरियाज में, वो क्यों आई है? वो क्या सिद्ध करता है? वो ये सिद्ध करता है कि लोग खर्च नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, 7 करोड़ गरीब हैं, 45 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास टीवी नहीं है। क्यों नहीं है भाई टीवी? ये सरकार के आंकड़े, ये हमारा कोई आंकड़ा नहीं है। 7 करोड़ अगर गरीब है तो कैंसिल कर दीजिए सबके राशन कार्ड, लेकिन आप ऐसा करने की हैसियत और हिम्मत नहीं है, क्योंकि गरीबी इस देश में बढ़ी है, गुर्बत इस देश में बढ़ी है। लोग लाचार होकर आज आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि कमर तोड़ महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता ने जीवन दूभर कर दिया है। आज मुल्क भर में राज्यसभा इलेक्शन को लेकर वोटिंग हो रही है। ऐसे में एसपी सरबराह अखिलेश यादव ने कहा कि राज्यसभा इलेक्शन में समाजवादी पार्टी के बागी एमएलए जिन्होंने बीजेपी के हक में वोट दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई यकीनी होगी, क्योंकि पार्टी के साथियों का मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। कार्रवाई निश्चित होगी, क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। अभी तक तो कद्दावर नेता लग रहे थे, लेकिन कद्दावर नेता निकले नहीं, ये बात समझ में आ गई। मैंने आपसे कहा कि सरकार के खिलाफ वोट डालने में साहस की जरूरत है, साहस की जरूरत है। अब वो नहीं दिया होगा वोट, अभी तक नहीं आई है, तो वो जाने, क्योंकि उनकी वे
क्या बोला था अभी आपने? अंतरात्मा से। तो मैं किसी की अंतरात्मा के बारे में नहीं जानता हूँ। मेरी अंतरात्मा के बारे में किसी के नहीं मैं जानता हूँ। कोई बात नहीं, जब जो भोज में नहीं आए, चर्चाएं आपके माध्यम से भी थी, चर्चाएं और तरह से भी थी। अब उन बातों को आप बेहतर समझते होंगे कि कोई क्यों चला गया, किसी को सिक्योरिटी की जरूरत रही होगी, किसी को धमकाया गया होगा कि आपके मुकदमे पुराने हैं, आपका इतना रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, आपको ये लाभ दे दिया जाएगा। सुनने में तो बहुत कुछ चीजें आ रही हैं, सुनने में तो पैकेज के बारे में भी आ रही हैं। वो बात समझ में नहीं आ रही कि वो पैकेज छोटा था कि पैकेज बड़ा था। समाजवादी पार्टी के एमपी शफीकुर रहमान बर्क का आज मंगल को 94 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है। एमपी बर्क गुज़िश्ता कुछ दिनों से बीमार थे और अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। उन्हें इसी महीने की शुरुआत में तबीयत खराब होने की वजह से मुरादाबाद में वाक़ई एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज जारी था। उनके इंतकाल से समाजवादी पार्टी कारकुनों में गम की लहर दौड़ गई है। शफीकुर रहमान बर्क के इंतकाल पर समाजवादी पार्टी ने कहा कि पार्टी के कई बार के एमपी और सीनियर लीडर का इंतकाल इंतहाई दुख भरा है। भगवान उनकी रूह को सुकून दे। गम से निडार उनके अफराद ख़ानदान के लिए ये गहरा दुख बर्दाश्त करने की हिम्मत हो, उन्हें भरपूर क़िरात। बुलेटिन के आखिर में अब देखते हैं एक मरतबा फिर हेडलाइंस। हज सीजन 2024 के लिए सऊदी हुकूमत ने जारी की सख्त हिदायत। कहा, बगैर इजाजत हज करने वालों को कम से कम 6 माह की जेल और 50,000 रियाल का लगाया जाएगा जुर्माना। अल जज़ीरा टीवी चैनल ने अपनी रिपोर्ट्स में इसराइल और हमास के दरमियान डील होने का किया दावा। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने भी बता दी तारीख। कहा, 4 मार्च को हो जाएगी जंगबंदी। अफ्रीकी मुल्क बुर्किना फासो में एक चर्च पर हमले के बाद मस्जिद में भी नमाज फजर के औकात में किया गया बुज़दिलाना हमला। फायरिंग में 15 नमाजी जाँ बहक, मुतादिद हुए जख्मी। मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने सख्त अल्फाज में दिया बयान। मस्जिद पर बात करेंगे, ऐसा कहने वालों से कहा, मस्जिद क्या तुम्हारे बाप की जायदाद है। राजस्थान के एक स्कूल से 3 मुस्लिम टीचरों को लव जिहाद का इल्जाम लगाकर कर दिया गया था सस्पेंड। स्कूल के बच्चों ने धरना देते हुए टीचरों की वापसी का कर दिया जज्बाती मुतालबा। वीडियोस हुए वायरल। और हिजाब पहनने को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तालिबा ने पूछा राहुल गांधी से सवाल, तो कांग्रेस लीडर ने कहा, क्या पहनना है ये खातून का हक है, इस मामले में किसी को नहीं देना चाहिए दखल। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।